दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे इस खास व्यक्ति के बारे में। खास कहें या ना कहें मेरे को नहीं समझ आ रहा, लेकिन आखिर ये व्यक्ति है कौन। इस व्यक्ति का नाम विवेक श्रीवास्तव बताया जाता है और ये लगभग हर हिंदी टीवी चैनल के राजनीतिक डिबेट पर आता है। और इसके साथ में मुस्लिम शहजाद पूनावाला भी साथ रहते हैं, जो कि मुस्लिम होते हुए हमेशा देश और धर्म का समर्थन देते हुए देखे हैं। और विवेक श्रीवास्तव खुद हिंदू होते हुए भी हमेशा भारत, हिंदू धर्म और वर्तमान सरकार के खिलाफ ये व्यक्ति जहर उगलता रहता है। ये पाकिस्तान का, हमास का और बाकी जितने आतंकवादी संगठन हैं उनका खुलेआम समर्थन करता है। टीवी पर भी इसे कभी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रवक्ता बताया जाता है तो कभी वरिष्ठ पत्रकार, पर यह व्यक्ति नकली एवं बेहद डाउटफुल लगता है। इसके विषय में काफी खोजबीन की तो पाया कि ये किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा टीवी पर उनके विचार रखने के लिए अधिकृत नहीं है। ये उन दलों में किसी भी पद पर नहीं है, कहीं पर भी ये अपॉइंट नहीं है। और खोजबीन की तो पाया कि इसके पास पत्रकारिता की भी कोई डिग्री नहीं है। मैंने कई जो स्रोत हैं, लिंक्स हैं और जो भी रास्ते हैं ढूंढने के, उनको खंगाला, जैसे टीवी डिबेट्स, मीडिया आर्काइव, सोशल मीडिया, काफी खंगाले। लेकिन इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, जन्म, शिक्षा, परिवार, कैरियर आदि आदि कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ये ज्यादातर टीवी पर बहसों में लेफ्ट लीडर, मतलब वामपंथी प्रवक्ता के रूप में ये जाना जाता है। अब इसका एक मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए। इसमें बहस में इनकी राजनीतिक विचारधारा पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो, इसको आप देखिए। करण वर्मा अनप्लग्ड में आज दो विशेष मेहमान हैं। देखिए, एक तो हैं इश्करण भंडारी जी, जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा इनको टेलीविजन पे। दूसरे जो हैं वो एक खोज हैं एक तरह से। उनका नाम पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा थी, माँ बाप की देन थी, क्या था, उनका नाम विवेक श्रीवास्तव है। विवेक नाम रखा गया आपका। और कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप इनको क्यों प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इनको क्यों बुला रहे हैं, अक्सर अजीब अजीब बातें करते हैं ये डिबेट शोज पे। पर आज मैंने इनको यहां बुलाया है क्योंकि मैं जरा जानना चाहता हूं कि इनके पीछे दिमाग में एक्चुअली चलता क्या है, जो ये जिस तरह की बातें कर जाते हैं, और इनका वास्तविक में इनकी सोच, इनकी मंशा है क्या। तो विवेक जी, आपका स्वागत है यहां पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कोई ऐसी बातें तो यहां नहीं करेंगे ना कि हमारा कैमरामैन भी अपना सर पकड़ ले, सब भाग जाए यहां से। वो आपकी सोच है। देखिए, वो आपकी सोच है। असल में जैसे मैंने बोलता हूं मैं कई बार जी कि जिस भारत का विजन आपका है, हाँ, और जिस भारत का विजन मेरा है, वो बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये सामने मेरे वकील साहब बैठे हुए हैं साहब, है ना। आप भारत में मानते हैं? नहीं 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 नहीं, आप पहले एक बात कहिए। आप भारत में, आप एक देश में मानते हैं, आप नेशन स्टेट्स में मानते हैं, आप भारत में मानते हैं या भारत में मानते ही नहीं? पहले तो आप बेसिक्स देखिए, मैं इसको बड़ा क्लियर बोलता हूँ और बड़ा इंटेलेक्चुअल आंसर आपको देता हूँ। इस मुल्क में एक समय था जब सारा राजपूताना लड़ता था, सारे राजा लड़ते नहीं थे, है ना, मतलब सुनिए। और उसके बाद हम इवॉल्व हुए, एक नेशन स्टेट बना। आज जब हम सोचते हैं कि सारा राजा आपस में लड़ते थे तो हम हंसते हैं। आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद आपको लगता है नेशंस रहेंगे? तो आप नेशंस में नहीं मानते? देयर विल बी अ ग्लोबल गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस उसी तरह बढ़ रहा है, बॉर्डरलेस दुनिया होगी। मैंने आपसे पहला सवाल मनुष्य पूछा, मैच्योर हो चुका होगा। भारत में मानते हैं? पहले तो आज की क्या भारत एक देश, जी, एक संस्कृति, जी, एक जो हमारी आस्था है, हमारे लिए मदर इंडिया हम बोलते हैं, भारत माता की जय, कितनी आप ये आस्था कितनी पुरानी है? उसमें मानते हैं? कितनी पुरानी है आप मानते हैं? नहीं, देखिए, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत मेरे हिसाब से आप जलेबी की तरह घूमिए मत। जलेबी मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं। जलेबी की फैक्ट्री हरियाणा में लग चुकी है। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, फैक्ट्री हरियाणा में विवेक जी, देखिए, एक एक करके जवाब दीजिए। ये गलत है। इन्होंने एक सवाल एक सीधा सवाल कि आप भारत द सिविलाइजेशनल स्टेट, जो संस्कृति है, उसमें मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सिविलाइजेशनल स्टेट नहीं मानता। कौन? अब ये आप अगला वीडियो देखिए। इसमें जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर इसकी राय को चुनौती देता हुआ ये वाला वीडियो आप देख लीजिए। I am a sociologist by training and a social anthropologist in terms of my education. I can tell you that please don't disregard what Donald Trump is saying. Today in India, as per the Economic Advisory Council to the Prime Minister,
the Muslim population share has grown a record 43% between 1950 and 2015, largely the period of non-BJP Congress governments. The Hindu population has declined in the period of the Congress government by 8%. Why did the Hindu population come down? Why did the Muslim population go up by 45% in terms of share? Yes, Vivek, do you counter my point? Do you have a counter or are you just heckling? Nobody is heckling you. Love Jihad bill, CA/NRC, all kind of useless bills, farmers bill. You know, you got everything which is illogical. Rajat. But if the population growth of Hindus and Muslims both is a problem because of lack of resources in our country, why didn't this government get a population control bill? Because actually the problem is not as great as they are trying to show. Number one. Number two, I disagree. believe in my government at the center. The problem of Muslim infiltrators in India is a very grave problem. Yeah. No, it is not. It's a very Because grave problem, I know it. Security forces. I would like to ask you, Vivek, Yeah. Vivek, listen. Yeah. थोड़े हल्के से बोलिए पहले. I come from a district called Borpeta. Okay, my paternal ancestral village is in Borpeta, a place called Hottebari. Okay. We are from the Polla Hotro. Hotro is a Hindu Vaishnavite. It's like a Hindu Vaishnava. You could call it monastery. You could call it an institution, a Hindu institution. Okay. The land of my Hotro, the Hindu Vaishnavite ancestry that I have, has been taken over by Bangladeshi infiltrators. In my village, there is a school. The land to the school has been donated by all the Hindus in the area. The school land, the Maidan where children should play football in a government-aided school, has been taken over by Muslim Bangladeshi infiltrators who do not speak Assamese. They did not tapko from nowhere. 1 minute. They did not, 1 minute. They did not tapko from nowhere. You with the rainbows behind you must realize that my state of Assam, there are 14 districts which are Muslim dominated. Borpeta, which is the center of the Vaishnavite Hindu faith in Assam, in Lower Assam, is today 73% Muslim district. Okay, now... One minute, you with the rainbow behind you, with the rainbow behind you, I am telling you, how did my district become 74% Muslim? Because there were more Muslim children? No. Let me speak. No, there is nothing to speak, Baba. No. There's a lot You to speak. people are demographic criminals. If I have a splendid man called Arnab Goswami coming all the way from Assam and, working in Mumbai, working in Delhi, in Noida, setting up his studios, doing so well, I mean, what should I call you? I am an Indian. Immigration is a way I am of an life. Indian. Immigration is a way of I am a life, sir. Bharatiya. It's not immigration. Yes, everybody is a Bharatiya. Mr. J, it's not immigration. I am from one state. I'm sorry. I hold an Indian passport. Okay. If I was a Bangladeshi, you can ask me that question. How dare you ask me the question? No, I am an Indian. Hold on, please. Hold on. No, you hold on. You hold on. Indian like Anil Kapoor in Mr. India. Rajat will reply to you because I'm getting personally vested in this discussion. Rajat, over to you. Rajat. Vivek here is mixing illegal migration with internal migration from one state to the other state. और अब ये जो वीडियो है ये है विवादास्पद बयान देते हुए इनका एक क्लिप है विवेक श्रीवास्तव जी का. And so get caught. 50 lakhs is no amount. And so get caught. They won't do anything. No, maybe because of the cockiness. Now, I must say that I made the senior junior comment without alluding to anyone. I wonder why Mr. Jinping is responding. Mr. Jinping, who are you protecting? Who are you protecting? I thought you were against crony capitalism. If there is a power project going on, that have is you for the fallen benefit so of low your that you are country. here to defend Chidambaram? I mean, there is a power project in Bansa in Punjab that is being delayed. No, I am defending the right. You are defending and the Chinese. Right, the Chinese were trying to help. Oh, he's defending the Chinese. I'm right. Delayed. You need He's defending the Chinese for paying the bribe. More people. You needed more engineers from there. So where does the bribe come in picture? 50 lakhs is not the kind of a bribe Chidambaram or his son would have taken. Why do you know? It's too small for them. And if you think for 50 lakhs they would have done it, that too for 260 visas. It's a joke. There is the entire debate is a joke. For 260 visas, 50 lakhs and the Chidambaram family. There's a rate card of corruption and Mr. Chidambaram only believes in 5-star corruption. So this rate is not good enough. No, it is not a question of rate card of corruption. There was a power project going in this country. It was necessary for the nation. It was getting delayed. More engineers were needed. More visas were needed.
But maybe it Okay. was just one installment paid Yeah. through that kind You of have to transaction. Maybe there criticize were for the other sake of transactions. Why are you criticizing. giving a clean check? How are you so sure that this We was do not the know only what it was paid transaction for. in France And that was finally, I'm paid? telling you, And secondly, Karti is see, going to be today- scot free. Today, Yeah, it is the was paid grudge to a which Mr. company Amit Shah dealing in has industrial against lines Mr. for Chidambaram. visa support. That is the problem. Since when did company dealing with industrial And we lines know why the grudge have was there, expertise because in visa support? When Chidambaram Please was tell me passed, this. Now the Mr. allegation Shah was- here- Industrial was sent to lines jail. and visa support. The allegation here, the allegation against It is Karti Mr. being, Amit Shah. the allegation against Karti being, Lokesh Jindal, please come in, let's be serious. The allegation being Mr. Karti, Amit Shah is the doing allegation, vendetta the politics allegation against against Karti Chidambaram and his being, family. the allegation against Karti being, in another case, also a case of exercising undue Home Minister influence is a revengeful over the man. Foreign Investment Promotion Board to get INX Media in excess of its approved FDI amount, Mr. Sriram, after allegedly demanding a payment of $1 million US from INX Media. Now, it can be argued that even $1 million is very less. I don't know which Sultan of Brunei Karti Chidambaram is, but the fact is, in all of these cases, the allegations follow a pattern. The pattern is nudge, nudge, wink, wink, I'll get your job done, you know, and you make me the little payment on the side. Maybe that's the way things were going on in India, you know, 10, 12 years back. I think that's the problem. People like Lokesh may not want to talk about it. We want to talk about that. All the allegations are following a pattern. Pattern is of use of influence, middleman, you know, that's, you know, you get my point, yeah. Who's responding? Let me tell you a true pattern. A pattern that goes back to 31st of October 1977, when this Beijing Janata Party, which was just a Janata Party, had conducted Operation Blunder by sending CBI after Indira Gandhi. And the entire nation knows what had happened next. In 1980, Congress had come back to power with a thunderous majority. Are you justifying what he's done? 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 I'm asking you, is there not an accusation? No, 1 minute, just 1 minute. You tell me okay, 1 minute. Listen to me, Lokesh. Listen to me. Approval of 600 crores in the Aircel Maxis FDI case, bypassing the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs. What I call that, Mr. Sriram, is a shortcut. Now, allegation being, my dad's the neta, I get you the shortcut, you make me happy a little bit. That's the issue, so don't give me 1977 history, come to the facts. Sriram. So, Sriram. wait, let me. Sriram's turn. To call this as a political vendetta is absurd. There seems to be a clear trial by the ED, who has obviously given a heads up to CBI in the 2018 inquiry of the Chidambarams itself. So there seems to be a very prima facie link, and the dots are well being connected, and hence there is obviously something which is not meeting the eye, which people have taken the office of responsibility to their advantage. That is what it clearly shows. चैनल, कोई भी टीवी चैनल कभी इन्हें लेफ्ट लीडर कहता है, कभी वरिष्ठ पत्रकार बताता है, लेकिन जब हमने इनकी असली बैकग्राउंड चेक की, मतलब शिक्षा, कैरियर और चुनावी अनुभव, जब उनको एक नजर डाली, तो वहां पर केवल धुंध भरी जगह मिलती है, कोई खास चीजें नहीं मिलती। जैसे अगर इनकी एजुकेशन और इनके पेशेवर भूमि को देखा जाए, तो विवेक श्रीवास्तव की पढ़ाई, डिग्री या प्रोफेशनल रिकॉर्ड के बारे में कोई पुख्ता जानकारी सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है। कुछ चैनल इनको वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, लेकिन यह जो दावे हैं बिना किसी दस्तावेज या प्रमाण के लगाई जाती है दवाई इनकी। अब इनके राजनीतिक जुड़ाव और चुनावी इतिहास जो है वो ये है कि ये किसी भी लेफ्ट पार्टी जैसे सीपीआई या सीपीएम, इन दोनों में से किसी भी लेफ्ट पार्टी का ये व्यक्ति अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। अब चुनाव, इनमें से किसी भी चुनाव, मतलब लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय किसी भी चुनाव में इस व्यक्ति की भागीदारी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। और साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो इस व्यक्ति ने आज तक चुंगी का चुनाव भी नहीं लड़ा है। ये सबसे बड़ा इसका कष्ट है। अब ये व्यक्ति कहता है कि ये फ्रीलांसर पैनलिस्ट है। इस व्यक्ति को अक्सर बहसों में बुलाया जाता है, खासकर जब
वामपंथ का पक्ष रखने वाला कोई चेहरा चाहिए होता है, तब इनको बुलाया जाता है। इसलिए ये लगातार स्क्रीन पर बने रहते हैं, जबकि जमीन पर राजनीति में इनकी कोई पहचान नहीं है, शून्य है इनकी पहचान। टीवी मीडिया को पता है कि विवादित और नाटकीय बहस जो होती हैं उनसे ज्यादा टीआरपी आती है, इसलिए वो ऐसे पैनलिस्ट बुलाते हैं जो शोर और टकराव की स्थिति पैदा कर सकें, ना कि तथ्य और अनुभव की। इस मॉडल में विचारों से ज्यादा व्यूज और सोशल मीडिया ट्रेंड प्राथमिकता पाते हैं, ये इसका कारण, इसको इसलिए बुलाते हैं। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो रजत सेठी हैं उन्होंने विवेक श्रीवास्तव के बयान को कटघरे में खड़ा किया, विकल्पों की सीमाओं और अप्रवासन के मुद्दे पर। एक और क्लिप है जहां वो एक विवादास्पद बयान देते हैं कि 50 लाख रिश्वत चिदम्बरम के लिए कम है। यह स्पष्ट तौर पर बहस को सनसनीखेज बनाता है। इस वीडियो में कम्युनिस्ट विवेक श्रीवास्तव एक्सपोज शीर्षक से वायरल हुआ था ये वीडियो, और वही दर्शाता है कि मीडिया में इनकी छवि कैसे बनाई गई है, ये इनका हुआ है। और अगर मैं लास्ट में कहूं तो आखिर में ये स्पष्ट हो जाता है कि विवेक श्रीवास्तव कोई स्थापित नेता, संसदीय या पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। इनके पास कोई सार्वजनिक शिक्षा या राजनीतिक इतिहास नहीं है, फिर भी टीवी पैनलिस्ट के रूप में एक नाटकीय वामपंथी चेहरा ये बनकर आते हैं। और हम सवाल करते हैं कि क्या मीडिया की जो रणनीति है, जो मीडिया की रणनीति है, उसका हिस्सा एक सुनियोजित टीवी किरदार तैयार करना होता है? इस मॉडल से हमारी पत्रकारिता और लोकतंत्र को कितना नुकसान हो रहा है, ये समझने की बात है, लेकिन इस चीज को कोई नहीं समझ रहा। तो इसलिए ये विवेक श्रीवास्तव जब भी कहीं बहस में आते हैं तो ये सिर्फ विवाद की स्थिति पैदा करने के लिए व्यक्ति आता है। ये ना किसी पार्टी का चेहरा है, ना किसी पार्टी का प्रवक्ता, और ना ही इसने आज तक किसी चुंगी का चुनाव लड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।